नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 से रूल नंबर 81 से आगे। रूल नंबर 81 जो कि है हमारा प्रिंसिपल रेगुलेटिंग द सप्लाई एंड डिस्पोजल ऑफ फंड। जो प्रिंसिपल्स है जो रेगुलेट करते हैं सप्लाई और डिस्पोजल को फंड्स की, वो कैसे होते हैं। सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे है एसओ एट ए ट्रेजरी बैंक। ठीक है, ऐसा कोई एसओ जो कि ट्रेजरी बैंक में है और ज़्यादा मनी रिसीव करता है पब्लिक से या फिर इसके बीओ से, और ये कैश ऑफिस भी हो जो एसओ। ठीक है, ऐसे एसओ जो कैश ऑफिस है और ये ट्रेजरी बैंक में स्थित है और पब्लिक से और जो बीओ से ये मनी ज़्यादा रिसीव करते हैं और देते कम है। तो जैसे ही इसका जो मैक्सिमम बैलेंस है वो रीच हो जाए, जो मैक्सिमम बैलेंस होता है वो रीच हो जाए, तो रिमिट करना होता है जितना भी सरप्लस है इनके पास, है ना। एक्सेस सरप्लस को रिमिट करना होता है ट्रेजरी के लिए या फिर बैंक के लिए, सभी सरप्लस को, और मिनिमम बैलेंस जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है वहाँ तक उनको अपना बैलेंस लाना होता है। ठीक है, अगला है एसओ एट अ ट्रेजरी बैंक। एक ऐसा एसओ, और अब वहाँ पे ऐसे एसओ की बात हो रही है, एक ऐसा एसओ जो ट्रेजरी या फिर बैंक स्टेशन में है जो ज़्यादा मनी पे करता है। ठीक है, जो ज़्यादा मनी पे करता है, यानी कि वहाँ से ज़्यादा मनी रिसीव नहीं होता है, वहाँ से ज़्यादा मनी पे होता है। उनको जैसे ही, जब तक वो अपने मिनिमम बैलेंस तक पहुँचे तो उससे पहले ही उन्हें जो है अपने जो बैलेंस को है वो ऊपर उठाना होता है ऑथोराइज्ड मैक्सिमम तक, रिमिटेंस के द्वारा, रिमिटेंस मंगवा के या फिर किसी अन्य तरीके के द्वारा। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे, अगली है यहाँ पे, इन केस ऑफ एसओ विच आर नॉट सिचुएटेड। ठीक है, अगर ऐसे एसओ कोई जो स्थित नहीं है ट्रेजरी या फिर बैंक स्टेशंस में, तो वहाँ पे जो है सुपरिटेंडेंट एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड देंगे हर एक एसओ के लिए। ठीक है, जो भी वो सप्लाई फंड्स होगी उसकी और ऑर्डिनरी रिमिट सरप्लस फंड्स कैसे करेंगे, उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड दिया जाएगा सुपरिटेंडेंट के द्वारा। ठीक है, और उसी को वो स्पेशल इमरजेंसीज में या फिर जितने भी केस होंगे वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फॉर सम स्पेशल रीजंस, अगर कोई स्पेशल रीजंस होंगे तो स्पेशल रीजंस के लिए जो है यहाँ पे अलग से जो है एचओ के द्वारा एक प्रोसीजर दिया जा सकता है डिफरेंट स्पेशल केसेस में। ठीक है, तो आगे है हमारे पास एज ए जनरल रूल द अमाउंट टू बी रिमिट बाय आईएसओ विद सरप्लस फंड टू इट्स एचओ और कैश ऑफिस शुड बी सच एज टू रिड्यूस इट्स बैलेंस टू द मिनिमम, एंड द अमाउंट टू बी अप्लाइड फ्रॉम its HO or cash office should, in the case of any of an office with receipt in excess of its disbursement, be such as to raise the balance up to authorized minimum. ठीक है, and the case of an office with disbursement in excess of its, ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है, एज ए जनरल रूल जो भी एसओ के पास सरप्लस होता है या फिर उनके पास कैश की कमी होती है, जब उनके पास सरप्लस होता है उनकी कैश ऑफिस या फिर एचओ के द्वारा जो भी मंगवाया जाता है बैलेंस या फिर उन्हें भेजा जाता है, तो जनरल रूल के हिसाब से इतना ऐसा बंटवारा होना चाहिए उसका कि आपका जो, अगर बैलेंस आपका कम है तो वो ऑथोराइज मैक्सिमम तक पहुँच जाए, और अगर आपके पास सरप्लस है तो ऑथोराइज मिनिमम तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यही है जनरल रूल में। आगे है एसपीएम। ठीक है, एक एसपीएम जो है वो रिमिट कर सकता है मनी को अदरवाइज देन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल स्टेटेड अबाउट। ठीक है, जैसे भी प्रिंसिपल ऊपर स्टेटेड है उसके हिसाब से, पर व्हेन एवर एक्चुअल एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नेसेसिटीज आर डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी प्रोसेस, बट इन एवरी सच केस ही मस्ट राइट एन एक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी स्पेशल केस होता है तो उसमें या भी कोई भी लायबिलिटी आ जाती है एकदम डिपार्चर की, है ना, तो उसके लिए जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है वो तो फॉलो करेंगे, पर उसके साथ जो है एसपीएम जो है एक एक्सप्लेनेटरी रिमार्क लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे रिमार्क्स के ज़रिए वहाँ पे अपने एक्शन को, क्यों उन्होंने वो एक्शन लिया जो भी रिमिटेंस का है ना, और उसको कहीं में लिखेंगे। एसओ की जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है उसमें उसे शो करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम, अगला है हमारे पास ऑथोराइज्ड बैलेंस रूल नंबर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस टू बी हेल्ड इन पोस्टेज और अदर। ठीक है, तो ऑथोराइज बैलेंस का यहाँ पे है कि जो मिनिमम कैश बैलेंस या फिर मैक्सिमम कैश बैलेंस होता है या फिर मैक्सिमम बैलेंस जो कि आप पोस्टेज के तौर पे होल्ड करके रख सकते हैं, पोस्टेज के तौर पे नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प और स्टैम्प्स, है ना। तो जो भी ईच एसओ के लिए सुपरिटेंडेंट के द्वारा होता है मेमो में,
है ना, उसको ही ऑथोराइज्ड बैलेंस कहते हैं। और ये आपको फॉर्म PA 14S में मिल जाएगा, रिसीव्ड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा ये रिसीव्ड होता है, रिसीव होता है। आगे है हमारे पास द SPM विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और जो SPM है आपके, SPM रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अमाउंट, आपका कैश का अमाउंट जो है और वैल्यू है स्टैम्प्स की, जो भी उनके पास रिटेन्ड है, अगर वो अननेसेसरी लार्ज है ना, या फिर तो उनको SPM उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वही ये जितना भी यहाँ पे लिखा है, एज फार एज पॉसिबल ही मस्ट वर्क विद बैलेंस विद इन द ऑथोराइज लिमिट्स, ठीक है। तो जितना हो सके, जितनी भी ज़्यादा हो सके, उनको जो अपना काम करना है वो विद इन द ऑथोराइज लिमिट्स, ठीक है, जो ऑथोराइज लिमिट है उनको दी गई उसके अंदर ही काम करना है। और उन्हें ना ही उससे ज़्यादा कैश जो है अपने पास रिटेन करके रखना है, और ना ही एक्सीज ऑफ द ऑथोराइज्ड मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से ज़्यादा कैश उन्हें नहीं रखना है जो मैक्सिमम लिमिट है। और ना ही इसको जो है एक्सेप्ट व्हेन दिस इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू मीट एक्चुअल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, ठीक है। सिर्फ उसी समय रख सकते हैं ज़्यादा कैश जबकि वो एक कोई लाइबिलिटी होगी, उनके पास देय लाइबिलिटी होगी, तो वो क्योंकि जेन्युइन रीज़न हो उसके अलावा नहीं रख सकते, ठीक है। तो यही है। और आगे चलेंगे हम ECB, ठीक है। ECB है एक्सेस कैश बैलेंस। मेमो शुड बी सबमिटेड बाय द SO टू HO एंड HO सब अकाउंट असिस्टेंट टू कंफर्म इट्स जेन्युइननेस एंड टू सबमिट द कंसोलिडेशन at the end of every month. The postmaster will verify the ECB memo and submit to the divisional office, ठीक है। ECB का मतलब होता है एक्सेस कैश बैलेंस, ठीक है। एक्सेस कैश बैलेंस मेमो सबमिट किया जाएगा SO के द्वारा उसके HO में, क्यों उन्होंने एक्सेस कैश बैलेंस रखा है। और HO में जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो उससे कंफर्म करेंगे कि जो कारण है वो जेन्युइन कारण है, और उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे एंड ऑफ एवरी मंथ में पोस्टमास्टर को, है ना। और पोस्टमास्टर जो है इसे वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद उसे सबमिट कर दिया जाएगा डिविजनल ऑफिस में। अगर हमारे पास है सुपरिटेंडेंट विल रिव्यू द ECB मेमो रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पोस्ट ऑफिस अंडर हिज jurisdiction and satisfy himself about the genuineness. In case of any discrepancy observed, the divisional head shall inquire the matter and take appropriate action, ठीक है। सुपरिटेंडेंट जो है ECB मेमोज रिसीव करने के बाद हर एक पोस्ट ऑफिस के जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनको चेक करेंगे कि वो सभी जेन्युइन है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते तो ठीक है। अगर उनको कोई भी शक होता है किसी भी कागजात पे, किसी भी मेमो पे, तो उसके खिलाफ वो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो ली जाएगी। अगला यहाँ पे है सुपरिटेंडेंट टू रिव्यू द ऑथोराइज्ड बैलेंस ऑफ दिस SO इन अकॉर्डेंस विद द रूलिंग ऑन द सब्जेक्ट इन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये जो सुपरिटेंडेंट है वो एक्शन जो लेंगे वो पोस्टल मैनुअल 8 के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। अगला हम देखेंगे ट्रेजरी पासबुक। ट्रेजरी पासबुक क्या होती है, ठीक है। एक SO सिचुएटेड है अगर वो ट्रेजरी में या फिर सब ट्रेजरी स्टेशन में, और हैविंग ट्रांजेक्शन विद बैंक, या फिर ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी बैंक्स के साथ, तो जो बैंक है, बैंक मस्ट कीप अ ट्रेजरी पासबुक, ठीक है। तो ये बैंक को रखनी होती है ट्रेजरी पासबुक, फॉर्म नंबर ACG 8 कहते हैं जैसे, विच शुड कंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट रिकॉर्ड होगा कि कितना सम रिसीव हुआ है ना, और कितना पेड किया है ट्रेजरी में, और कितना ट्रेजरी से ड्रॉ किया है, रिमिटेंस किया है ट्रेजरी से, ठीक है। तो ये सभी उसमें ट्रेजरी पासबुक में होगा। और लास्ट में इसमें सेपरेटली फ्रॉम ड्रॉइंग एंड रिमिटेंस बाय बुक ट्रांसफर, ठीक है। तो अगला है दिस बुक शुड accompany all remittance to और डिमांड ऑन द ट्रेजरी, ठीक है। इस बुक में जो क्या है, जैसा हमने ऊपर भी देखा, इस बुक में सारी डिटेल्स होगी कि कितना ट्रेजरी में पे किया है, कितना ट्रेजरी से डिमांड किया गया है, सब कुछ सारी डिटेल्स इसमें होगी। आगे है इसमें नंबर 3 पे द ट्रेजरी पासबुक द ट्रेजरी बैंक रिसिप्ट एंड द वाउचर मस्ट बी केप्ट इन द SPM पर्सनल कस्टडी। जो भी ट्रेजरी पासबुक है या ट्रेजरी बैंक रिसिप्ट है और वाउचर्स है वो SPM की पर्सनल सब पोस्ट मास्टर की पर्सनल कस्टडी में रहेंगे, एंड ही मस्ट हिमसेल्फ मेक ऑल द रिक्वायर्ड एंट्रीज इन देम, ठीक है। और वो खुद से ही उसमें जितनी भी रिक्वायर्ड एंट्री होगी वो उसमें खुद से फिल करेंगे, ठीक है। आगे है रिमिटेंस टू एंड ड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेजरी और बैंक, ठीक है। ट्रेजरी को रिमिटेंस या फिर टू एंड ड्रॉइंग फ्रॉम बैंक, है ना।
तो जो है द रूल ले डाउन it should be followed except that the rules laid down to head office in the P&TFHB वॉल्यूम 1, ठीक है, तो ये हमारे उसके लिए नहीं है। शुड बी फॉलोड एक्सेप्ट दैट, क्या फॉलो किया जाना चाहिए? द रिसिप्ट और वाउचर प्रिस्क्राइब्ड बाय फॉर यूज बाय एसओ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमिटेंस टू एंड ड्राइंग फ्रॉम द ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट और सब बैंक ECG फॉर्म 13 एंड ECG 14 शुड बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, ठीक है। तो ट्रेजरी बनाने के लिए तो एक ECG 13 और ECG 14 को ट्रिप्लिकेट कॉपीज़ में बनाना होगा SPM के द्वारा हिमसेल्फ, एंड ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपीज़ को जो है ट्रेजरी बैंक में देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रिपलेट 3 कॉपियां हैं वो उनको देने के बाद कॉपी ऑन द रिवर्स ऑफ विच द ऑफिशियल सेलेक्टेड फॉर द पर्पस, ठीक है। और उसमें जो है जो भी ऑफिशियल सेलेक्टेड है उस पर्पस के लिए कि ट्रेजरी से पैसे लाने के लिए या फिर उसमें डालने के लिए, तो शुड एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट और वाउचर बीइंग रिटेन्ड ऑन द रिकॉर्ड इन द एसओ, ठीक है। तो उनको जो है वो एक्नॉलेज करना होगा कि रिसिप्ट और अमाउंट जो है वाउचर के वो मिल चुके हैं एसओ के रिकॉर्ड में, ठीक है। तो आगे यहाँ पे होगा दूसरे नंबर पे द ओरिजिनल रिसिप्ट इन फॉर्म ECG 13, जो ओरिजिनल रिसिप्ट होगी वो फॉर्म ECG 13 में इन केस ऑफ रिमिटेंस टू द ट्रेजरी और सब ट्रेजरी, ठीक है। अगर रिमिटेंस करते हैं ट्रेजरी या सब ट्रेजरी से या फिर बैंक से, वन ऑफ बैंक एंड वन इन फॉर्म ECG 14, ठीक है। और ECG 14 इन केस ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम द ट्रेजरी और सब ट्रेजरी और बैंक विच विल बी रिटर्न्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी बैंक ड्यूली साइंड, ठीक है। ECG 13 होगा अगर ट्रेजरी को रिमिटेंस करते पैसे भेजते, और जो ECG 14 होगा अगर ड्राइंग करते हैं ट्रेजरी से, ठीक है। और ECG 14 को जो है वो ट्रेजरी के जो भी ऑफिसर है वो साइन करके देंगे कि पेमेंट हो चुका है इसका विद अक्रॉस इट एज द केस में बी शुड बी एग्जामिन ऑल्सो बाय SPM, ठीक है। और जो ये है वो SPM के द्वारा भी एग्जामिन किया जाएगा एंड सी दैट द अमाउंट रिमिटेंस बाय हिम हैज़ बीन एक्नॉलेज, ठीक है। और जो भी और वो देखेंगे कि जो भी अमाउंट रिमिटेड हुआ है उनके द्वारा वो एक्नॉलेज हो चुका है कि नहीं, जो भी उनने रिमिट किया था अमाउंट को वो एक्नॉलेज कर दिया गया है बैंक के द्वारा कि नहीं, और दैट्स रिसीव्ड कॉरस्पॉन्डेंस विद द एंट्रीज इन द वाउचर, ठीक है। और उसकी एंट्रीज की जाएगी उस कॉरस्पॉन्डेंस की वाउचर में। इट शुड बी फॉरवर्डेड बाय फर्स्ट पोस्ट इन द अकाउंट बैक टू द HO, ठीक है। और इसे फर्स्ट पोस्ट के द्वारा जो HO में भेज दिया जाएगा अकाउंट बैक के अंदर। तो आगे है यहाँ पे व्हेन अ ट्रेजरी बैंक रिसिप्ट और वाउचर हैज़ टू बी कैंसल्ड द वर्ड कैंसल शुड बी रिटन, ठीक है। अगर कोई ट्रेजरी बैंक का या फिर रिसिप्ट या फिर वाउचर कैंसिल किया जाना चाहिए तो उसमें वर्ड कैंसल्ड ये डबल उसके बीच में लिखा जाना चाहिए कैंसल इंक के साथ, ठीक है। SPM सिग्नेचर होने चाहिए तीनों कॉपीज़ के ऊपर, और जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं उन्हें हेडक्वार्टर में भेज दिया जाना चाहिए ड्यूली एंटर्ड ऑन द SO, और उनको जो है SO की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बैक में भी उन्हें लिखना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म वगैरह है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प पे 85 रूल नंबर पे। तो CSD विल सप्लाई पोस्टेज स्टैम्प्स टू HO, ठीक है। CSD सप्लाई करेगी पोस्टेज स्टैम्प्स HO के लिए, HOs इन टर्न विल सप्लाई, ठीक है। और आगे HOs जो है वो सप्लाई करेंगे SOs के लिए व्हेन इंडेंट्स आर प्लेस्ड बाय HO, जब मांग SOs के द्वारा की जाएगी उनकी पोस्टेज स्टैम्प्स की। और वैसे ही SOs आगे भेजेंगे BOs के लिए जब BO यानी कि ब्रांच ऑफिसेस से इंडेंट आएंगे। इंडेंट का मतलब होता है कि जब कोई मांग की जाती है कि कितनी आपको सप्लाई चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसे इंडेंट कहते हैं। तो इंडेंट प्लेस किया जाएगा BO के लिए, BO की तरफ से, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम डिलीवरी वर्क विल ऑर्डिनरली, ठीक है। यहाँ दूसरा पॉइंट है इसमें डिलीवरी वर्क विल ऑर्डिनरली बी परफॉर्म बाय पोस्टमैन when necessity arise. This duty may occasionally be entrusted with the sanction of a superintendent or head postmaster to a mail attendant or the any other MTS official, ठीक है। जो डिलीवरी वर्क है वो साधारण तौर पे तो पोस्टमैन के द्वारा किया जाता है, पर अगर कोई आवश्यकता पड़ जाती है, आवश्यकता आ जाती है नहीं, तो ये जो काम है वो ओकेशनली दिया जा सकता है, सैंक्शन किया जा सकता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा या फिर हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा मेल अटेंडेंट को या फिर किसी अन्य MTS ऑफिशियल को,
ठीक है। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड, ये जो इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ डिलीवरी वर्क बाय एमटीएस इज एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी रिक्वायर्ड द सेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एमटीएस के जो ये डिलीवरी परफॉर्म करेंगे वो ड्यूटी रिक्वायर होगी, वो सैंक्शन होनी चाहिए हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा। इट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ डिलीवरी वर्क बाय एमटीएस डज नॉट गिव हिम एनी क्लेम टू बी कंसिडर इन सुपीरियर सर्विस। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो ड्यूटी परफॉर्म की जाएगी, डिलीवरी वर्क परफॉर्म किया जाएगा एमटीएस ऑफिशियल के द्वारा, ये उन्हें कोई भी सुपीरियर सर्विस क्लेम करने का वो नहीं देता है। तो आगे है, इन नो केस शुड बी पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर और डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल बी इंटरेस्टेड। ठीक है, और किसी भी केस में जो है ई मनी ऑर्डर या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल एमटीएस को नहीं दिए जाएंगे, है ना, टू एनी एमटीएस ऑफिशियल हु हैज़ नॉट फर्निश सिक्योरिटी। ठीक है, और जिन्होंने की सिक्योरिटी नहीं दी है उनको ये नहीं दिए जाएंगे। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारे पास, व्हेन अ पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, लेटर बॉक्स अटेंडेंट और अ पैकर हैज़ गिवन सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, जब भी कोई पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, लेटर बॉक्स अटेंडेंट या फिर पैकर सिक्योरिटी देता है पर्सनल बॉन्ड के जरिए, ही इज़ बाउंड टू गिव प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन इन अ श्योरिटी डाइज। ठीक है, उन्हें ये वो बाध्य होते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, और बिकम इंसॉल्वेंट और चेंजेस हीज रेजिडेंस। तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर अपना रेजिडेंट चेंज करते हैं या फिर, है ना, तो उन्हें वो सारी जो जानकारी है वो देनी होती है। फेलियर टू रिपोर्ट और डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ श्योरिटी व्हेन इट इज़ नोन टू द प्रिंसिपल विल रेंडर द लेटर लेबल टू रिमूवर। ठीक है, अगर कोई भी ये जानकारी नहीं देते हैं वो और बाद में इसे पता चलता है तो जो है वो रिमूवल के लायबल हो जाते हैं। अगला है, पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, लेटर बॉक्स पैकर्स एंड अदर स्टाफ टू वूम यूनिफॉर्म एंड बैजेस आर सप्लाई मस्ट वेयर। ठीक है, पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, लेटर बॉक्स अटेंडेंट, जिन को पैकर, जिन स्टाफ को जो है यूनिफॉर्म्स सप्लाई की जाती है, तो उन्हें वो ड्यूटी के समय वो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, बैजेस पहनना ज़रूरी, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो उनको वर्दी दी गई है वो साफ़ हो, क्लीन हो, गुड कंडीशन में हो, और उनका जो अपीयरेंस है ड्यूटी समय में यूनिफॉर्म और बैज के साथ वो डर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑफेंस रेंडरिंग टू लायबल टू पनिशमेंट। ठीक है, अगर ये ऑफेंस करते हैं तो लायबल टू पनिशमेंट होता है। आगे हमारे पास है पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन में सबसे पहले हम देखते हैं हेड पोस्टमैन 86 में। तो इन द लार्जर ऑफिसेज देयर आर यूजुअली वन और मोर पोस्टमैन डेजिग्नेटेड head postmen who are interested with their duty of conveying money to and from the treasury, sub treasury or bank or town SO. Head postmen may also be required to take out for delivery article that have been returned by other postmen as unclaimed or refused, and to take up the वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन वो मे बी टेम्परली एब्सेंट। ठीक है, तो हेड पोस्टमैन क्या होते हैं कि जो बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे यूजुअली एक से ज़्यादा पोस्टमैन डेजिग्नेटेड होते हैं। हेड पोस्टमैन वो होते हैं जिनके ऊपर ये भरोसा किया जाता है कि वो कन्वे करेंगे जो पैसा है, मनी है ट्रेजरी को देंगे, या फिर ट्रेजरी या बैंक से लेके आएंगे एसओ के लिए, है ना, या फिर जो हेड पोस्टमैन है वो जो दूसरे पोस्टमैन है उनसे जो आर्टिकल वापस आ चुके हैं डिलीवरी के अनक्लेम्ड, तो उन्हें वो डिलीवर करेंगे, या फिर, है ना, और वो अगर कोई पोस्टमैन जो है टेम्परली एब्सेंट है उसका भी वो काम करेंगे, वो हेड पोस्टमैन होता है। तो आगे है, फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी अ हेड पोस्टमैन मे बी ऑर्डर्ड बाय द पोस्ट मास्टर टू एक्कम्पनी अ पोस्टमैन टू वूम सेवरल इंश्योर्ड आर्टिकल और ई मनी ऑर्डर। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी, ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी के लिए एक जो हेड पोस्टमैन होता है वो उसको ऑर्डर किया जा सकता है पोस्ट मास्टर के द्वारा कि एक और जो है अनदर पोस्टमैन दिया जा सकता है उन्हें, जो अगर इंश्योर्ड आर्टिकल और ई मनी ऑर्डर और कंसिडरेबल एग्रीगेट वैल्यू है। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा कीमती सामान लेके जा रहा है डिलीवरी के लिए तो उन्हें एक और पोस्टमैन दिया जा सकता है। ठीक है, फॉर द ग्रेटर सिक्योरिटी। आगे, हेड पोस्टमैन मे बी एम्प्लॉयड to make inquiry into minor complaints, verify payments of e-money order, and test the work of postman and letterbox attendant when they can be spread
फॉर सच अ पर्पस, ठीक है। तो जो हेड पोस्टमैन होता है वो उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनके जो काम होता है वो इंक्वायरी कर सकते हैं माइनर कंप्लेंट्स की, वेरीफाई कर सकते हैं ई मनी ऑर्डर्स की कि उनको पेमेंट हुआ है कि नहीं, और जो अदर पोस्टमैन या फिर लेटर बॉक्स अटेंडेंट है उनके काम की जांच कर सकते हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। ही सर्विस कैन बी यूटिलाइज इन नोडल डिलीवरी सेंटर वेयर NDCs आर वर्किंग इन HO, ठीक है। और इनकी हेड पोस्टमैन की सर्विस जो है वो यूटिलाइज की जा सकती है नोडल डिलीवरी सेंटर में जहाँ पे NDCs वर्किंग है HO में, ठीक है। आगे नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। तो नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड टू नो थ्रूली द रेट्स ऑफ इनलैंड, ठीक है। यहाँ पे है सीधी सीधी बात इसमें ये है कि जो पोस्टमैन्स होते हैं उनसे ये आशा की जाती है, उनसे ये उम्मीद की जाती है और उनको ये ज़रूरी है कि जितने भी इनलैंड पोस्टेज कमीशन है, EMOs के चार्जेस फॉर इंफॉर्मेशन, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना, और उनको ये सभी आने चाहिए और जो वो इस कॉम्पिटेंट होने चाहिए फिल करने के लिए फॉर्म्स के लिए। पब्लिक को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई फॉर्म भरने में तो उनको जो पोस्टमैन को हर एक फॉर्म भरना आना चाहिए, स्पेशली EMOs फॉर्म, है ना, या फिर वैल्यू पेबल सिस्टम से रिलेटेड फॉर्म, तो ये सभी उनको भरने आने चाहिए, ठीक है। तो अगला यहाँ पे है इसी में, एवरी पोस्टमैन विल बी सप्लाइड फॉर हीज पर्सनल यूज विद अ कॉपी ऑफ PO पॉकेट गाइड एंड अ कॉपी ऑफ दिस चैप्टर प्रिंटेड इन द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। जितने भी पोस्टमैन होते हैं उनको सप्लाई की जाती है एक PO गाइड की, पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड, है ना, और एक कॉपी दी जाती है इस चैप्टर की, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर की उनके रीजनल लैंग्वेज में। ही मस्ट बी केयरफुली नॉट टू लूज दीज एंड गिवन ओवर चार्ज मस्ट मेक देम ओवर टू द ऑफिशियल बाय whom he is relieved, ठीक है। और ये उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसे केयरफुली रखे, इसे गुम ना करे, और जब भी वो अपना चार्ज गिवन करे या फिर अपना जो चार्ज है वो गिवन करे दूसरे को, तो जो उनको रिप्लेस करेंगे या फिर रिलीव्ड करेंगे, जो उनकी जगह आएंगे, तो वो उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। तो अगला है हीज सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन फील्ड फॉर द पब्लिक मेंबर्स टू रेंडर मोबाइल बैंकिंग सर्विस। जो पोस्टमैन है उनकी सर्विसेज जो है यूटिलाइज की जा सकती है फील्ड में पब्लिक मेंबर्स के लिए, एज पब्लिक मेंबर्स टू रेंडर मोबाइल बैंकिंग सर्विस की रेंडर करने के लिए मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। यूज ऑफ PMA बी मेड आफ्टर इंटीग्रेशन विद CSI फॉर डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ठीक है। और PMA का यूज़ किया जाता है ना, आफ्टर इंटीग्रेशन विद CSI, जो CSI के इंटीग्रेशन के बाद डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स के लिए PMA का यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला है सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड, ठीक है। और सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड, व्हेन अ पोस्टमैन प्रोसीड ऑन हिज बीट ही शुड कैरी विद हिम इन द पोस्टमैन बैग a small stock of forms relating to the value payable system and supply them to the public when required, ठीक है। तो जब भी एक पोस्टमैन अपनी प्रोसीड करता है, जाता है अपनी बीट की तरफ, ठीक है, अपनी बीट में जाता है आर्टिकल्स लेके अगर, तो उन्हें कैरी करने साथ में ज़रूरी है अपने जो स्मॉल स्टॉक बैग है उसमें फॉर्म्स रिलेटिंग टू वैल्यू पेबल सिस्टम, जब भी पब्लिक को उनकी ज़रूरत हो तो वो उन्हें सप्लाई करते हैं। आगे है पोस्टमैन्स बुक, ठीक है। पोस्टमैन्स बुक, हर एक पोस्टमैन को ज़रूरी है एक पोस्टमैन बुक रखनी, जो कि होती है MS-27, जिसमें वो अपने जाने से पहले, अपनी बीट में जाने से पहले ही शुड एंटर फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो अपनी बीट में जाने से पहले वो कुछ उसमें लिखते हैं, और वो क्या है, ऑफ द ई मनी ऑर्डर एंड द अदर आर्टिकल इंटरेस्टेड टू हिम फॉर पेमेंट और डिलीवरी, ठीक है। जो भी उनको ई मनी ऑर्डर्स दिए गए और अदर आर्टिकल्स दिए गए, उनका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो, है ना, और उन्हें पेमेंट और डिलीवरी के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ई मनी ऑर्डर रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वैल्यू पेबल आर्टिकल द लेटर एंड पार्सल मेल, ठीक है। आगे है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, उसका नेम, पेई का नेम, अमाउंट, ई मनी ऑर्डर है तो ई मनी ऑर्डर में एड्रेस ही, रजिस्टर आर्टिकल, तो ये सभी उन्हें लिखना होता है। आप ये देख लीजिएगा क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे है सेकंड नंबर पे यहाँ, ऑन हीज रिटर्न टू द ऑफिस अ पोस्टमैन शुड ऑब्टेन द इनिशियल ऑफ द असिस्टेंट्स concerned or the treasurer in the appropriate column of his book, an acknowledgement of all received acknowledgements, cash relating to delivered articles, paid EMOs, undelivered articles, paid EMO, unpaid EMOs and cash
which he has made over the assistant or the treasurer as the case may be। ठीक है, और जब एक पोस्टमैन वापस आता है अपनी बीट से ऑफिस में, ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है उन्हें, तो उन्हें जो भी अपने इनिशियल्स होते हैं, जो भी उनकी कितना उन्होंने अपने साइन के साथ जो भी उन्होंने असिस्टेंट कंसर्न होता है जो भी, या फिर ट्रेजरर होंगे, अप्रोप्रिएट कॉलम में उनकी बुक में उनको एक एक्नॉलेजमेंट है ना, ऑल रिसिप्ट की जितनी भी रिसिप्ट होगी उनकी एक एक्नॉलेजमेंट लेंगे। एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, कैश रिलेटिंग टू डिलीवर्ड आर्टिकल, ठीक है, जितने भी आर्टिकल उन्होंने डिलीवर्ड किए उसमें अगर कोई कैश लेना था तो वो कितने ईएमओ पेड किए, कितने अनडिलीवर्ड आर्टिकल है, कितने अनपेड ईएमओज है, तो उन सभी की डिटेल आगे वो दे देंगे, आर्टिकल्स दे देंगे और जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे उनसे, ट्रेजरर से, ठीक है, और जैसा भी केस होगा उसमें, ठीक है। तो आगे हमारे पास है नंबर 3 पे, अ हेड पोस्टमैन शुड ऑल्सो एंटर्ड इन हीज बुक, ठीक है, जो हेड पोस्टमैन होते हैं ये, तो उनको अपनी बुक में क्या क्या लिखना होता है, पार्टिकुलर ऑफ ड्राइंग फ्रॉम, ठीक है, एंड पेड इनटू। तो क्योंकि जो हेड पोस्टमैन होते हैं वो ट्रेजरी और सब ट्रेजरी बैंक के साथ जो है जाते हैं, तो ट्रेजरी में जब पैसे देते हैं वो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट, ट्रेजरर्स की एक्नॉलेजमेंट अपनी बुक में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब ट्रेजरी को बैंक करते हैं तो अपने साइन के साथ ट्रेजरी कैश बुक में जो है ACG2 है ना, ट्रेजरी कैश बुक में वहाँ पे अपनी एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, फॉर मनी मेड ओवर टू हिम पेड इनटू द ट्रेजरी, ठीक है, जो भी पेड करते हैं ट्रेजरी में। अगर ट्रेजरी से को दिया कैश तो वहाँ से ट्रेजरी से एक्नॉलेजमेंट लेंगे, ट्रेजरी से लिया तो वहाँ पे जो है उनकी कैश बुक में देंगे, ठीक है। तो ये सब उनको लिखना होता है हेड पोस्टमैन को, ये उनकी। आगे है इफ़ अ कैश रिमिटेंस, ठीक है, इफ़ अ कैश रिमिटेंस इज इंटरेस्टेड टू अ पोस्टमैन ही शुड एंटर इन हीज बुक द नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ विच इट इज इंटेंडेड एंड द अमाउंट ऑफ द रिमिटेंस इफ it is sent loose or if enclosed in a cash bag, the weight of cash bag against the entry he should obtain in acknowledgement of the treasurer or sub or branch postmaster to whom the remittance is made over, ठीक है। अगर कोई कैश रिमिटेंस जो है इंटरेस्ट किया जाता है या फिर उन्हें दिया जाता है किसी पोस्टमैन को, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जो है एंट्री करनी चाहिए अपने बुक में अगेंस्ट द इंटेंट के अगेंस्ट, ठीक है, और अमाउंट जो है रिमिटेंस का वो जो है लूज भेजा गया है या फिर इनक्लोज भेजा गया है, ठीक है, किसी बैग में, कैश बैग में इनक्लोज भेजा गया है या फिर लूज भेजा जा रहा है, और अगर बैग में भेजा जा रहा है तो बैग का जो वेट है वो कितना है ना, इसके अगेंस्ट एंट्री करनी चाहिए। और जो एक्नॉलेजमेंट है एंट्री के अगेंस्ट उनको ट्रेजरर से या फिर सब ब्रांच पोस्टमास्टर से, है ना, जहाँ से भी रिमिटेंस मेड ओवर किया जाता है वहाँ से उन्हें एक्नॉलेजमेंट उनका लेना होता है एंट्री के अगेंस्ट में। आगे है इफ़ अ पोस्टमैन्स बीट एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ सिंगल टाउन और विलेज ही मस्ट इन एडिशन टू द पोस्टमैन्स बुक कीप अ विलेज पोस्टमैन्स विजिट बुक MS 86, ठीक है। तो अगर पोस्टमैन की बीट जो है एक्सटेंड होती है बियॉन्ड अ सिंगल टाउन और विलेज, एक्सटेंड हो जाती है उनकी बीट और एक सिंगल टाउन से या फिर विलेज से, तो उन्हें जो एडिशनल पोस्टमैन बुक के साथ एक विलेज पोस्टमैन विजिट बुक रखनी होती है MS 86 और परफॉर्म करनी होती है उसमें अपनी ऑल ड्यूटीज़ एज ए विलेज पोस्टमैन इन कनेक्शन देयर विद, ठीक है, जो भी वहाँ पे कनेक्शंस होते हैं उसको विलेज पोस्टमैन के तौर पे उन्हें अपनी ड्यूटी करनी होती है। और अराइव्ड व्हेन द सुपरिटेंडेंट सो डायरेक्ट्स ही विल बी सप्लाइड विद द बुक ऑफ रिसिप्ट्स, ठीक है, और जब भी सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट करेंगे और तो फिर उनको जो है एक बुक दे दी जाएगी, बुक ऑफ रिसिप्ट की, जिसमें वो इनेबल होंगे एक्सेप्ट और ग्रांट करने के लिए रिसिप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल की, ठीक है। तो आगे है हमारा 90 टू बी एड्रेस टू बी नोटेड ऑन आर्टिकल, ठीक है। द पोस्टमैन शुड नोट द नेम एंड एड्रेसी ऑन द आर्टिकल मेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी in every case in which he cannot himself read the language in which the address is written. A postman should be careful not to receive article addressed to person residence in another postman's beat except
bit except in the case of an article given to him for deposit for the purpose of inquiry, and in this case it should be separately noted in this book. The transfer of article, especially or article brought back undelivered from one postman to another with the permission of the delivery assistant is strictly prohibited. ठीक है, तो एड्रेस जो पोस्टमैन को जो है अपने जब भी वो बीट में आर्टिकल्स लेके जाएंगे तो उन्हें नाम और एड्रेस जो है आर्टिकल पे जो भी उन्हें दिए जाते हैं डिलीवरी के लिए, हर इन एवरी केस में है ना, उन्हें जो इन एवरी केस इन विच ही कैन नॉट हिमसेल्फ रीड द लैंग्वेज इन विच द आर्टिकल इज रिटन। ठीक है, उनको हर एक ऐसे केस में जिसमें भी वो आर्टिकल में जो लैंग्वेज है एड्रेस की या फिर नाम की वो खुद से नहीं पढ़ पा रहे, उनमें हर एक में उन्हें अपने बुक में उसका आर्टिकल और आर्टिकल का नाम है ना, एड्रेसी का नाम एड्रेस अपने पास लिखना ज़रूरी है। और जो एक पोस्टमैन है उनको ये केयरफुली ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो कभी भी ऐसा आर्टिकल रिसीव ना करे जो एड्रेस्ड होगा किसी ऐसे पर्सन के लिए जो उनकी बीट से बाहर है। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल ना करे और सिर्फ तभी ऐसे आर्टिकल एक्सेप्ट करे जबकि वो उन्हें डिपॉजिट के लिए दिए जाते हैं, है ना, डिपॉजिट के लिए दिए जाते हैं पर्पस ऑफ इंक्वायरी के लिए। और इसके लिए जब भी वो दिए जाते हैं तो उन्हें सेपरेटली नोट करेंगे वो अपनी बुक में। ठीक है, ट्रांसफ़र आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ। आगे डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस्ड। ठीक है, इट इज़ अ पोस्टमैन्स ड्यूटी टू बी केयरफुली एग्जामिन। ठीक है, ये पोस्टमैन की ड्यूटी है कि केयरफुली एग्जामिन करे हर एक आर्टिकल को जो भी उन्हें डिलीवरी के लिए दिए जाते, और एक ही बार में वो नोटिस में ले आए पोस्ट मास्टर की अगर कोई भी आर्टिकल ओपन है या फिर डैमेज्ड है ना, और दैट बियर्स द अपीयरेंस ऑफ हैविंग टेम्पर्ड विद। ठीक है, या फिर उसमें जो छेड़छाड़ की कोई सबूत मिलता है तो एक ही बार में वो पोस्ट मास्टर की नज़रों में ले आए। स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, और जो भी है स्पेशल केयर की जानी चाहिए जब भी इंश्योर आर्टिकल की कंडीशन होती है इसमें। तो आगे हमारे पास अगला रहेगा रिसिप्ट फॉर आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर डिलीवरी। ठीक है, पोस्टमैन मस्ट साइन द रजिस्टर एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट RP 33 एंड RP 8। ठीक है, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट और रजिस्टर्ड and parcel abstract RP form RP 33 and RP 8, the register of the valuable article received to the delivery slip where they may be in use for the registered letter, mail and parcel mail article made over to them for delivery। ठीक है, जब भी पोस्टमैन को साइन करने ज़रूरी है रजिस्टर और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट जब भी कोई उनको रजिस्टर या फिर वैल्यूएबल पार्सल वगैरह डिलीवरी के लिए दिए जाते हैं, वैल्यूएबल आर्टिकल रिसीव्ड और द डिलीवरी स्लिप। ठीक है, तो यहीं पे आगे है इसमें व्हेन साइनिंग फॉर द आर्टिकल द पोस्टमैन आर रिक्वायर्ड देमसेल्फ टू राइट इन वर्ड्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो जब भी वो साइन कर रहे होंगे पोस्टमैन को ये ज़रूरी है कि वो लिखे वर्ड्स में और नंबर्स में कितने आर्टिकल उन्हें दिए गए, टोटल अमाउंट टू बी कलेक्टेड। ठीक है, कितना टोटल अमाउंट है जो कलेक्ट करना है उन आर्टिकल्स में। अगर कोई पार्सल है जिसमें पोस्टेज या फिर कस्टम ड्यूटी ड्यू है तो टोटल अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एड्रेसी, है ना, और वैल्यूएबल आर्टिकल के तौर पे कितना उन्हें रिकवर करना है ये सभी। और इन द केस ऑफ डिलीवरी स्लिप दीज एंट्रीज शुड बी मेड बाय द पोस्टमैन बिलो द लास्ट एंट्री इन द स्लिप। ठीक है, और डिलीवरी स्लिप के केस में ये सभी एंट्रीज जो है पोस्टमैन लास्ट एंट्री के नीचे करेंगे। ठीक है, इफ़ अ ऑल्ट्रेशन इन द particular of an article made over to a postman for delivery is made in the delivery slip by the assistant, it must be attested by the postman also। ठीक है, अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन की जाती है पर्टिकुलर्स में किसी भी पर्टिकुलर में आर्टिकल में असिस्टेंट के द्वारा तो ये पोस्टमैन के द्वारा भी अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे है द पोस्टमैन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू साइन द पोस्टेज अमाउंट in acknowledgement of the postage due on unpaid article to the letter mail made over to them। ठीक है, जो पोस्टमैन है वो उनको ये भी ज़रूरी है कि वो पोस्टेज अकाउंट
में जो एक्नॉलेजमेंट है उससे भी साइन करे जब भी उन्हें कोई आर्टिकल दिए जाते हैं, अनपेड आर्टिकल्स लेटर मेल के उन्हें डिलीवरी के लिए दी जाती है। एंड व्हेन डूइंग दिस टू राइट, ठीक है, जब भी वो ये लिख रहे हो तो वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिखना होगा, और टोटल अमाउंट कितना पोस्टेज और के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो लिखना होगा रिकवर करने के लिए, ठीक है। आगे है नो पोस्टमैन इज परमिटेड टू रिसीव फॉर डिलीवरी एन इंश्योर्ड आर्टिकल और ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन द 500, ठीक है। कोई भी जो पोस्टमैन है उनको परमिट नहीं है कि वो जो 500 रुपये से ज़्यादा की इंश्योर्ड आर्टिकल है उसको डिलीवरी के लिए ले जाए। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यूएबल COD बैंकिंग MO IPBB दे मे बी मेड ओवर एट वन टाइम टू अ सिंगल, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल हो, जितने भी डिलीवरी के लिए दिए जाएंगे, एक पोस्टमैन को वो 40,000 तक के दिए जा सकते हैं एक बार में, और डिविजनल हेड है जो इसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, 40,000 से 80,000 कंसल्टेशन के बाद वहाँ की लोकल पुलिस के साथ, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, आगे है हमारे पास बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर्ड, ठीक है, बुक ऑफ रिसिप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप अ फॉर्म इन फॉर्म RB 53 अ बुक ऑफ रिसिप्ट for intimation and notice delivered in which before proceeding on his bit particulars and the following intimation and notices entrusted to him for delivery will be entered by the postmaster registration parcel or e-money order assistant as the case may be, ठीक है। जो भी हर एक पोस्टमैन को अपने पास रखना ज़रूरी है एक फॉर्म RP 53 जो कि होता है आपका बुक और रिसिप्ट या फिर इंटीमेशन नोटिस डिलीवर का। तो जब भी वो अपने प्रोसीड करते हैं बीट में तो भी पर्टिकुलर इंटीमेशन या फिर जो भी उनको दिए जाते हैं उसके लिए नोटिस इंटरेस्ट करना ज़रूरी है। जो भी उन्हें नोटिस दिए जाते हैं डिलीवरी के लिए, ठीक है, तो वो एंटर्ड किए जाने चाहिए पोस्टमास्टर के द्वारा या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर ई-मनी ऑर्डर, जिनके भी द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं वो, सबसे पहले है इंटीमेशन रिलेटिंग टू इंश्योर्ड आर्टिकल्स, ठीक है। इंटीमेशन रिलेटिंग टू इंश्योर्ड आर्टिकल, इंटीमेशन रिलेटिंग टू वैल्यूएबल आर्टिकल एक्सीडिंग 500 रुपये, है ना। जैसे कि हमने देखा था अगर 500 रुपये से ज़्यादा का इंटीमेशन के आर्टिकल हो रहे हैं तो इंटीमेशन दिया जाता है, ठीक है। नोटिस रिलेटिंग टू ई-मनी ऑर्डर पेबल टू प्लेंटर, ठीक है। नोटिस रिलेटिंग टू द आर्टिकल टू कंटेंट ऑफ विच हैव बीन डैमेज्ड और appear to be contraband, and intimation relating to registered article and e-money order for the residents and hotel clubs etc. intimation relating to parcel weighing above 10 kg, ठीक है। अगर पार्सल का जो वेट है वो 10 kg से ऊपर होता है, BOS के केस में है, ठीक है, 10 kg से ऊपर का आपका वो है तो उसके लिए भी इंटीमेशन दिया जाता है। तो ये सभी होते हैं। आगे है द पोस्टमैन मस्ट हिमसेल्फ राइट द नेम एंड एड्रेस of the addressee or payee in the appropriate column and should deliver the intimation and notices, ठीक है। जो पोस्टमैन है वो खुद से राइट करेंगे हर एक का नाम और एड्रेस, है ना, ऑफ द एड्रेस और एड्रेसी और पेई, सेंडर का नाम, एड्रेस अप्रोप्रिएट कॉलम में, और उसे डिलीवर करेंगे इंटीमेशंस को और नोटिस को विद द रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, और रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट्स के साथ। इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल एंड द एक्नॉलेजमेंट एंड कूपन्स इन द केस ऑफ EMO टू द एड्रेसी और पेई, वो सिग्नेचर शुड बी टेकन इन द बुक अगेंस्ट द एंट्री कंसर्न, ठीक है। जब भी इंटीमेशन या फिर नोटिस देते हैं तो उसके में कि इंटीमेशन या फिर नोटिस रिसीव्ड हो गया तो एक्नॉलेजमेंट उसकी रिसीव करते हैं तो उसके साइन लिए जाते हैं उनके। आगे है इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 500, ठीक है। इंश्योर्ड आर्टिकल्स के केस में जिसकी वैल्यू जो है 500 रुपये से ज़्यादा है एंड विच हैज़ टू बी डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो कि डिलीवर होना है पोस्ट ऑफिस की विंडो में। व्हेन द पोस्टमैन डिलीवर्स द एड्रेसीज रिसिप्ट, और जब पोस्टमैन जो है एड्रेसी की रिसिप्ट को डिलीवर करेंगे तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है एंड द इंटीमेशन ऑफ द एड्रेसी, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट और इंटीमेशन जो है एड्रेसी की, ही शुड आस्क द एड्रेसी टू साइन द एड्रेसी रिसिप्ट, ठीक है। और जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन को ये एड्रेसी को पूछना ज़रूरी है कि आप जो है
एड्रेसी रिसिप्ट साइन करें RP31 में, ठीक है, RP31 और RP1 एज द केस में भी, और जो भी केस होगा उसके लिए। इन द प्रेजेंस हु विल एंडोर्स ऑन द बैक टू द इफेक्ट दैट द एड्रेसी हैज़ साइन द रिसिप्ट इन हीज प्रेजेंस, ठीक है। और ये भी देखना ज़रूरी है उन्हें कि जो साइन है एड्रेसी ने उन्हीं की प्रेजेंस में किए है। आगे है इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? सबसे पहले ईच पोस्टमैन बीट इज फिक्स्ड बाय द पोस्टमास्टर एंड ही मस्ट ऑन नो अकाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बीट प्रिस्क्राइब, ठीक है। हर एक जो पोस्टमैन है उनकी बीट फिक्स की गई है पोस्टमास्टर के द्वारा, और उसके अलावा कोई भी उनके जो भी बीट में प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं लेंगे, कोई भी अकाउंट, कोई भी आर्टिकल। पोस्टमैन इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर इफ पॉसिबल बिफोर ही रिटर्न्स टू द पोस्ट ऑफिस ऑल द आर्टिकल इंटरेस्टेड टू हिम फॉर डिलीवरी टू पर्सन रेसिडिंग विद इन द लिमिट ऑफ हिज बीट, ठीक है। जो पोस्टमैन होते हैं उनसे रिक्वायर्ड होता है कि वो जितने भी आर्टिकल उन्हें दिए गए हैं डिलीवरी के लिए, उनकी बीट में जो रहते हैं, उनकी बीट के एरिया में जो आते हैं, ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल दिए गए वो सभी वो डिलीवर कर दे ऑफिस आने से पहले। अगला यहाँ पे है नंबर 2, इफ़ द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट द गिवन एड्रेस, इंक्वायरी रिगार्डिंग हीज चेंज एड्रेस शुड बी मेड फ्रॉम द नेबर्स। तो ये भी पोस्टमैन की ड्यूटी है इंस्ट्रक्शन में कि अगर जो एड्रेस ही है वो नहीं मिलता है, जो भी उनका एड्रेस दिया गया है उसमें, तो जो उनके चेंज एड्रेस के रिगार्डिंग जो भी इंक्वायरी है वो की जाएगी नेबर्स से, पड़ोसियों से, क्योंकि पड़ोसियों को पता होता है ना कहाँ गए, पड़ोसियों से उनके इंक्वायरी की जाएगी। और अगर ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पोस्टमैन शुड डिलीवर द आर्टिकल टू द न्यू एड्रेस, ठीक है। अगर उन्हीं की बीट के अंदर ही नया एड्रेस है उनका और ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो नए एड्रेस में पोस्टमैन जो है आर्टिकल डिलीवर कर देंगे और मेक अ नोट टू न्यू एड्रेस से, और या फिर एक नोट बनाएंगे न्यू एड्रेस के लिए, है ना, और आर्टिकल में, और उसे मेड ओवर कर देंगे अनदर पोस्टमैन को, जिसकी भी वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए जिसकी भी वो बीट में आता है, ठीक है। या फिर उसी पोस्ट टाउन में है तो वहीं दे देंगे, अगर अनदर पोस्ट टाउन में है तो उसे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, एज द केस, जैसा भी केस होगा। इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, अगर जो सफिशिएंट एड्रेस है वो नहीं मिलती है एड्रेसी की, तो जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन, द आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू द पोस्टमास्टर एज अनक्लेम्ड, तो आर्टिकल जो है उसको पोस्टमास्टर के पास अनक्लेम्ड भेजा जाएगा। फॉर रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल्स सी रूल नंबर 189 ऑफ द पार्ट 1, तो रिडायरेक्शन के लिए पार्सल के रूल नंबर 189 देखिए पार्ट 1 के, ठीक है। तो अगला हमारे पास है, इफ द एड्रेसी ऑफ अ वैल्यूएबल आर्टिकल टेकन आउट बाय पोस्टमैन फॉर डिलीवरी is at home when the postman calls and does not at once take delivery of it, ठीक है। अगर कोई एड्रेसी जो वैल्यूएबल आर्टिकल का है, आर्टिकल लिया गया है पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी के लिए, घर पे है पर पोस्टमैन ने कॉल किया घर पे है पर डिलीवरी नहीं ले पाए पहली बार में, ठीक है, द पोस्टमैन शुड रिक्वायर द एड्रेसी टू साइन द रिसिप्ट, ठीक है। पहली बार में वो डिलीवरी नहीं लेते तो पोस्टमैन को ज़रूरी है कि वो एड्रेसी के साइन ले ले रिसिप्ट में, अटैच टू द इंटीमेशन टू द एड्रेसी, ठीक है। जो भी इंटीमेशन होगा एड्रेसी की उसमें जो रिसिप्ट होगी अटैच, उसमें वो साइन ले ले उनके। और आगे है, द इंटीमेशन शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम इट्स रिसिप्ट एंड डिलीवर्ड द एड्रेसी, ठीक है। जो इंटीमेशन है वो डिटैच करना होता है इसकी रिसिप्ट से और डिलीवर कर देना होता है उसके बाद एड्रेसी को। द रिसिप्ट बीइंग पेस्टेड इनटू द पोस्टमैन बुक ऑफ रिसिप्ट, और जो रिसिप्ट है वो पेस्ट की जाएगी पोस्टमैन की बुक ऑफ रिसिप्ट में। रिसिप्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर्ड अगेंस्ट एन एंट्री ऑफ द नंबर्स, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल टू विच इट रिलेट्स विच ही शुड मेक इन द बुक एट टाइम, ठीक है। तो ये है, आगे है हमारे पास अगला, इफ़ द एड्रेसी ऑफ अ वैल्यूएबल आर्टिकल, अगर जो एक एड्रेसी है वैल्यूएबल आर्टिकल का टेकन आउट बाय द पोस्टमैन फॉर डिलीवरी इज नोन टू बी रेसिडिंग at the address marked on the article but is not at home, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल डिलीवरी के लिए लिया जाता है और जो रेसिडेंस है, रेसिडिंग जगह है, जो जिसके लिए भेजा गया है एड्रेसी वो घर पे नहीं है,
और पोस्टमैन उन्हें कॉल करते हैं। पोस्टमैन को जो है शुड राइट अ रिमार्क ऑन दैट इफेक्ट, और पोस्टमैन को एक रिमार्क लिखना ज़रूरी है उस केस में ऑन द आर्टिकल पे कि इफ़ द एड्रेसी इज़ नॉट एट होम और डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल कैन नॉट बी इफेक्टेड। ठीक है, तो एड्रेसी जब घर पे नहीं है तो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इससे कोई इफेक्टेड नहीं होगा, और जो आर्टिकल है उसे सेकेंड टाइम डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। द पोस्टमैन शुड डिलीवर द इंटीमेशन टू एल एडल्ट। ठीक है, और पोस्टमैन जो है उनको इंटीमेशन जो है वो किसी एल एडल्ट को उनकी एड्रेसी के घर के किसी एडल्ट को यानी कि बड़े को देना ज़रूरी, उनसे रिसिप्ट साइन करवाना ज़रूरी है। और द एनी अदर पर्सन मे बी कंसिडर्ड टू बी ऑथोराइज टू रिसीव ऑर्डिनरी कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर द एड्रेसी। ठीक है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो ऑथोराइज्ड है ऑर्डिनरी पत्राचार को रिसीव करने के लिए एड्रेसी के, तो उन्हें अंडर रिसिप्ट जो है पोस्टमैन बुक में इंटीमेशन की वो नोटिस जो है डिलीवर करना होगा अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल टू विच इट रिलेट्स। ठीक है, तो अगेंस्ट एंट्री के अगेंस्ट जो भी नंबर होगा आर्टिकल का जिससे भी वो रिलेट होगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास आएगा विच ही शुड मेक इन द बुक एट टाइम, और जिसे उसे पोस्टमैन को बुक में उसी समय लिखना ज़रूरी है। इफ़ द पर्सन टू वूम द इंटीमेशन इज़ टू बी डिलीवर्ड इज़ इलिटरेट। ठीक है, जो अगर जो पर्सन है जिन्हें वो इंटीमेशन दिया जाना है वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो द पोस्टमैन शुड राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन इन हीज बुक ऑफ रिसिप्ट। तो पोस्टमैन को जो है उस व्यक्ति का नाम अपनी बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर्ड में लिखना होगा, और जो इंटीमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस। ठीक है, और एक इंटीमेशन एक गवाह की मौजूदगी में साइन करके उन्हें बुक में रखना होगा और इंटीमेशन देना होगा। ठीक है, रियलाइजिंग ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी। ठीक है, A postman is forbidden to deliver any article on which any postage or custom duty is due। ठीक है, जो पोस्टमैन है वो उन्हें फॉरबिडन है वो डिलीवर नहीं कर सकते किसी भी आर्टिकल को जिसमें कि कोई भी कस्टम ड्यूटी ड्यू हो या फिर पोस्टेज ड्यू हो, और एनी सम या फिर कोई भी एक रकम जो है वो रिकवर करनी बाकी हो। अनटिल द फुल, जब तक कि फुल अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो जाता है, ही शुड बी ऑब्लिगेट टू गिव चेंज। ठीक है, और वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो चेंज करे, उसे चेंज दे। इफ़ एनी अननेसेसरी डिलेज। ठीक है, अगर कोई भी अननेसेसरी डिले होता है या फिर आता है पेमेंट में एड्रेसी की तरफ से, या फिर चार्जेस रिकवर नहीं होते हैं आर्टिकल के, तो पोस्टमैन जो है वो ऑथोराइज है आर्टिकल को वापस पोस्ट ऑफिस ले जाने के। ठीक है, तो आगे है 96 में रिसिप्ट ऑफ एड्रेसीज, रिसिप्ट ऑफ एड्रेसी फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर्ड। ठीक है, नंबर 1 पे है पोस्टमैन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दैट रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर द लेटर एंड पार्सल मेल डिलीवर्ड आर इन एवरी केस साइंड बाय द एड्रेसी और सम पर्सन ऑथोराइज्ड टू रिसीव सच आर्टिकल ऑन हिज बिहाफ। दे शुड रिक्वायर द एड्रेसी और देयर एजेंट टू साइन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो जो भी रिसिप्ट होती है एड्रेसीज की रजिस्टर्ड आर्टिकल की, जब भी उन्हें डिलीवर की जाती है तो पोस्टमैन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्नॉलेजमेंट जो भी रजिस्टर्ड या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल की है, लेटर या फिर पार्सल मेल जो भी डिलीवर किए जाएंगे उनके द्वारा, हर एक केस में वो एड्रेसी के द्वारा या फिर पर्सन जो भी ऑथोराइज्ड है एड्रेसी का आर्टिकल्स को लेने के लिए एड्रेसी के बिहाफ में, उनके द्वारा वो रिक्वायर होता है कि वो एड्रेसी या फिर उनके एजेंट से साइन करवाए रिसिप्ट को या फिर एक्नॉलेजमेंट को, रिसिप्ट्स को और एक्नॉलेजमेंट को अगर कोई है तो। ठीक है, तो एंड रिटर्न द साइन डॉक्यूमेंट टू देम बिफोर डिलीवरी। ठीक है, और जो साइन डॉक्यूमेंट है वो उन्हें डिलीवरी के पहले दे दे। एन आर्टिकल शुड नॉट बी लेफ्ट विद द एड्रेसी और हीज एजेंट अंटिल द रिसिप्ट हैज़ बीन ड्यूली साइंड एंड रिटर्न। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल एड्रेसी या फिर उसके एजेंट को तब तक नहीं दिया जा सकता है जब कि जो है रिसिप्ट बिना साइन के वापस नहीं की गई है उनकी तरफ से। अगर कोई भी नो रिसिप्ट आर टेकन फ्रॉम द एड्रेसी ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल, जो रजिस्टर्ड पार्सल्स होते हैं उनकी कोई भी रिसिप्ट नहीं ली जाएगी। नंबर 2 पे यहाँ पे
व्हेन अ मोबिलाइजेशन और रिजर्वेड कवर्स इज डिलीवर्ड द सिग्नेचर और मार्क of the addressee on the receipt should be attested by the signature of the विलेज हेडमैन। ठीक है, जब भी कोई एक मोबिलाइजेशन या फिर रिजर्वेड कवर डिलीवर किया जाता है ना, तो उसमें जो सिग्नेचर है एड्रेसी के रिसिप्ट में उसको अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है गांव के सरपंच से, विलेज अकाउंटेंट से, स्कूल मास्टर से, या फिर किसी एक रिस्पेक्टेबल विटनेस से जो कि पोस्टमैन के जानने में हो। इफ़ द एड्रेसी रिफ्यूज टू साइन एन एक्नॉलेजमेंट बट मेयरली साइन द रिसिप्ट। ठीक है, अगर जो एड्रेसी है वो एक्नॉलेजमेंट साइन करने से मना कर देता है पर जो है रिसिप्ट साइन कर देता है, द आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड एट अ रिमार्क। ठीक है, दो आर्टिकल जो है उसको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा विद अ रिमार्क, एक रिमार्क के साथ रिगार्डिंग द रिफ्यूज़ल, की एक रिफ्यूज़ल के साथ कि उन्होंने एक्नॉलेजमेंट को साइन करने से मना कर दिया है एड्रेसी ने। अगला है द पोस्टमैन शुड सी दैट द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल डिलीवर्ड आर साइंड इन इंक और विद बॉल पेन। और ये भी पोस्टमैन को ये देखना ज़रूरी है कि जो भी रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट है साइन की गई है इंश्योर्ड आर्टिकल्स की, वो साइंड है इंक में, इंक से साइन की गई है, पेंसिल से नहीं है, और बॉल पेन के साथ की गई है, इंक या फिर बॉल पेन से। ठीक है, तो आगे व्हेन द ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल। ठीक है, व्हेन द ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल्स रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज टू बी मेड बाय स्पेशल प्रोसीजर ऑफ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे है व्हेन द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज टू बी मेड बाय स्पेशल प्रोसीजर ऑफ लिस्ट, द पोस्टमैन शुड साइन द रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट एज द केस में बी अगेंस्ट एन एंट्री ऑफ एड्रेसीज came and the total addressee's name and the total number of articles. A single receipt of the article should be obtained from the addressee on the upper copy of list acknowledgement. If any receipt in respect of article in which charges are due should also not be got signed. The lower copy of the list also along with the article should then be delivered to the addressee after रिकवरिंग फ्रॉम हिम द अमाउंट ड्यूज। ठीक है, जब भी कोई डिलीवरी के लिए अगर दिया जाता है, जब भी डिलीवरी के लिए कोई ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल दिया जाता है तो स्पेशल प्रोसीजर लिस्ट जो है RP 57 पोस्टमैन के द्वारा साइन किए जाने चाहिए, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट या फिर रजिस्टर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी केस होगा, जो भी आर्टिकल दिए जाएंगे वो साइन किए जाने चाहिए, और जो एड्रेसी का नाम और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं वो, और एक सिंगल रिसिप्ट होनी आर्टिकल की ऑब्टेन की जाएगी। एड्रेसी एंड अपर कॉपी ऑफ लिस्ट। ठीक है, कॉपी की अपर लिस्ट एक्नॉलेजमेंट अगर कोई है ना, या फिर रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल विच चार्जेस आर ड्यू, जिसमें चार्जेस आर ड्यू होते हैं उनके लिए। ठीक है, शुड ऑल्सो बी गॉट साइंड, और उन्हें भी जो है साइन किया जाना चाहिए। द लोअर कॉपी ऑफ लिस्ट अलॉन्ग विद द आर्टिकल। ठीक है, जो लोअर कॉपी होती है लिस्ट की वो आर्टिकल के साथ शुड देन बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी। ठीक है, जो लोअर कॉपी ऑफ लिस्ट होती है वो आर्टिकल के साथ डिलीवर कर दी जाएगी एड्रेसी को आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिम द अमाउंट्स ड्यू। जो अमाउंट ड्यू हो गए वो रिकवर करने के बाद उन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा एड्रेसी को। आगे बिफोर मेकिंग ओवर द रिसिप्टेड कॉपी टू द लिस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और पार्सल असिस्टेंट एज द केस में बी, द पोस्टमैन शुड हिमसेल्फ साइन इट in token that the articles entered therein have been duly delivered by him। ठीक है, तो जो भी रिसिप्ट्स होती है, कॉपी होती है लिस्ट की, वो रजिस्टर या फिर पार्सल असिस्टेंट को, जो भी केस होगा रजिस्टर आर्टिकल का केस होगा तो रजिस्टर को, पार्सल्स का होगा तो पार्सल असिस्टेंट को देंगे। तो पोस्टमैन को उन्हें देने से पहले आर्टिकल की जो लिस्ट होती है वो साइन करनी चाहिए खुद से कि जो भी आर्टिकल्स है वो उनके द्वारा ही डिलीवर किए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अगला देखेंगे हम 6 नंबर पे। ऑल रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी मेड ओवर टू द रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट कंसर्न। ठीक है, जितनी भी रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट होती है वो दी जाएगी जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट होगा या फिर कंसर्न होगा। ठीक है, ऑन द रिटर्न ऑफ द पोस्टमैन टू द पोस्ट ऑफिस, जब भी पोस्टमैन वापस आता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, आगे चलेंगे हम 97 पे, हमारे पास है डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसी। ठीक है,
अगर कोई अनपढ़ एड्रेसी है तो उनको कैसे डिलीवर किया जाएगा आर्टिकल। इफ़ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल और द लेटर ऑफ पार्सल मेल इज डिलीवर्ड टू एन इलिटरेट एड्रेसी, ही सील और अदर मार्क्स शुड बी टेकन ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इफ एनी एंड अटेस्टेड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर लेटर पार्सल मेल का कोई आर्टिकल डिलीवर किया जाता है इलिटरेट अनपढ़ एड्रेसी को, तो उनकी जो सील होती है या फिर अदर मार्क होता है, उनकी स्टैंप हो अगर उनकी कोई, या फिर थंब मार्क वगैरह, रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट जो भी अगर कोई है उसमें, तो उसमें ली जाएगी और वो अटेस्ट किया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा। इफ़ द एड्रेसी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, ठीक है, अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है वो जो एड्रेसी है इलिटरेट है, तो उनका जो थंब इम्प्रेशन है वो ली जाएगी, सील है अगर, या फिर कोई अदर मार्क है उनके पास स्टैम्प वगैरह, तो वो लिए जाएंगे। और शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, है ना, और रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इन्हें लिया जाएगा। एक प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंट विटनेस, ठीक है, एक रेजिडेंट विटनेस की प्रेजेंस में, जो भी वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस विटनेस होगा उनकी प्रेजेंस में लिया जाएगा। शुड बी रिक्वायर्ड टू अटेस्टेड विद हिज साइन हिज सिग्नेचर, और जो रेजिडेंट है उन्हें भी इसे अटेस्ट करना होगा अपने साइंस के साथ में, सिग्नेचर के साथ में। आगे हमारा डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर। इंश्योर्ड आर्टिकल्स है और वो एड्रेस्ड है माइनर्स के लिए, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए, तो उनको कैसे डिलीवर किया जाएगा। एन इंश्योर्ड आर्टिकल addressed to a minor should always be delivered to him in presence of the person in whose care he may be living at that time and after his signature or thumb impression on the receipt and acknowledgement has been attested by that person। ठीक है, तो जब भी कोई इंश्योर्ड आर्टिकल जो है मिनी माइनर के लिए होता है तो वो हमेशा ही डिलीवर किया जाएगा माइनर को इन द प्रेजेंस ऑफ उनकी गार्जियंस की, जो भी उनकी जिनके साथ भी वो रह रहे हैं, जिनकी केयर ऑफ में रह रहे, तो उनके गार्जियंस की प्रेजेंस में उसे उन्हें डिलीवर किया जाएगा। और है ना, उनके साइन सिग्नेचर के बाद रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट में उनके गार्जियन से भी उसे अटेस्ट करवाया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, 99 रूल नंबर तक हमने किया, तो इससे आगे का जो भी है हम वो कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारियां ऐसी रखिए। शुभ रात्रि।